हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमसीए शिक्षा। मेरा नाम है शिवानी जैन और आज हम लोग एमसीएस 211 के यूनिट 2 के सेकंड लेक्चर पे हैं। राइट। मैंने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन कवर करा था। असिम्प्टोटिक बाउंड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के हमारे पास नोटेशंस अवेलेबल हैं, मैंने वो कवर करे थे। राइट। आज की वीडियो में हम लोग सम यूजफुल मैथमेटिकल फंक्शंस और नोटेशंस के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन भी इसी वीडियो में मैं कवर कर दूं। और नेक्स्ट वीडियो तक मैं ये कोशिश करूँ कि ये यूनिटी पूरी खत्म कर दूँ, क्योंकि ये ना मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ना सिर्फ उसका थ्योरी पार्ट ज़्यादा ले रहा है, उससे ज़्यादा ये इसमें कुछ और ले नहीं रहा है। ठीक है। अब आ जाते हैं हाँ, असिम्प्टोटिक बाउंड्स वगैरह मैंने बता दिया था और टाइप्स ऑफ असिम्प्टोटिक बाउंड्स भी मैंने बता दिए थे। बिगो क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, थीटा क्या होता है। अगर आप में से किसी को भी कोई डाउट हो ना तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। पहले तो आप, मैं रिकमेंड करूंगा पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा और अगर उसको देखने के बाद भी आप में कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और हाँ, आप में से किसी एक ने ना नोट्स मांगे थे तो मैं नोट्स इसी वीडियो के ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मतलब ड्राइव का लिंक दे दूंगी, आप उसमें से एक्सेस कर लीजिएगा। राइट। और हो सके तो मेरी इन वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आगे और वीडियोस बनाती रहूँ। थैंक यू। ओके। तो हम लोग यहाँ पे समीशन के बारे में बात करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। समीशन यानी कि ऑब्वियसली बात है सम। किसी भी दो डिजिट का जो हम लोग सम करते हैं उसे हम लोग समीशन कहते हैं, ऑब्वियस सी बात है। राइट। और प्रोडक्ट भी इसी चीज को कहते हैं, जिन जिन डिजिट्स का हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं उसे हम उसका प्रोडक्ट कहते हैं। राइट। समीशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सिग्मा के सिंबल से, और प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ये और वाले उससे, सिंबल से। ठीक है। ये लिखने का तरीका है और कुछ ऐसी बात नहीं है। ठीक है। अब जैसे हम लोग है ना, इसमें ना फॉर्मूलेज हम लोगों को यहाँ पे गिवन है हमारी बुक में। मैं थोड़ा सा बुक का रेफरेंस इसलिए ले रही हूँ ना, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी ज्यादा अच्छे से हो इसलिए। अब जैसे सीक्वेंस, सम ऑफ सीक्वेंसेस हम लोग निकालते हैं। ठीक है। आप लोग अगर मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हो 11th-12th में, या फिर बीएससी बीसीए, या जो भी आपने ग्रेजुएशन कर रखी होंगी, उसमें अगर मैथ्स इंक्लूड होगी तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि समीशन और प्रोडक्ट, थोड़ा सा क्या आपको आइडिया होगा समीशन और प्रोडक्ट क्या होते हैं। अब समीशन प्रोडक्ट तो हमें पता है, मगर ये फॉर्मूलेज हम लोग शायद पहली बार देख रहे हो, आप में से कुछ लोग। तो ये फॉर्मूलेज कुछ ऐसे बहुत वो नहीं है, मैं बता देती हूँ। अगर जैसे हम लोग 1 से लेकर n टर्म तक का सम कर रहे हैं तो फॉर्मूला हमारे लिए क्या बना हुआ है, n मल्टीप्लाई n+1/2। अब फॉर्मूलेज हम लोग क्यों बनाते हैं, हमारी कन्वीनियंस के लिए बनाते हैं ना। तो ये भी फॉर्मूले हमारी कन्वीनियंस के लिए ही बनाए गए हैं। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 लू ना, 1 नहीं सॉरी 10 लेते हैं, चलो ठीक है। मतलब मेरे पास 10 डिजिट्स हैं। ठीक है। 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10। राइट। ये ठीक है। और मैंने वो 10 डिजिट्स ली हैं जो, उनका मैं सम करूंगी। अगर मैं ऐसे कर करके करूंगी तो मैं तो पागल हो जाऊंगी, क्योंकि सपोज करो 100 हो, 1000 हो, ये टर्म्स को सॉल्व करते करते तो हम लोग पागल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या किया इसने, डायरेक्ट ले लिया 5 × 10, ओ सॉरी 11, क्योंकि +1 भी तो है। आपका क्या हो गया 55। डिवाइड नहीं है, कि मैं इक्वल्स टू लिख रही थी, सॉरी। ठीक है। तो ये फॉर्मूलेज हम लोगों के हैं। ठीक है। अब अगर मेरे पास 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो तो हम लोगों के पास क्या फॉर्मूला है, n मल्टीप्लाई +1, सॉरी n मल्टीप्लाई n+1 मल्टीप्लाई 2n+1 अपॉन में 6। ये जब हम लोग स्क्वायरिंग, मतलब जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उनके स्क्वायर का प्लस कर रहे हैं, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, डॉट 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 n का स्क्वायर तक। ठीक है। एन यानी कि कितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती है। सेम मेरा आई की पावर 3 यानी कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब यानी 1, 2 का क्यूब यानी कि 8, 3 का क्यूब यानी कि 27। इस तरीके से एन के क्यूब तक अगर हम जाएंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एन का स्क्वायर ब्रैकेट में n+1 का स्क्वायर अपॉन में 4। होपफुली आपको ये चीज क्लियर होगी। प्रोडक्ट में हम लोगों का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, प्रोडक्ट तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, तो ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है। अब आ जाते हैं फंक्शन पे। ठीक है। फंक्शन भी क्या है, फंक्शन ना आपका मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा है।
ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी ज्यादा बने। इन मैथमेटिक्स अ फंक्शन इज अ रिलेशन दैट असाइंस ईच एलिमेंट फ्रॉम वन सेट कॉल्ड कोडोमेन टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन अनदर सेट कॉल्ड कोडोमेन, सॉरी डोमेन और कोडोमेन, सॉरी। A function is usually denoted by a name followed by an input in parenthesis which produces an output. For example, fx represent function and f3 represent the value produced by the function given in the given the input 3. अब क्या बोल रहा है, fx कोई भी एक फंक्शन अपन मान लेते हैं, ठीक है, जिसको मैंने मान लिया x प्लस 5। अब मैं x की वैल्यू 1 देती हूँ, ठीक है, तो f1 की वैल्यू क्या हो गई, ऑब्वियसली बात है, आप बोलोगे भैया 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 6, सिंपल, राइट। इसी को हम लोग फंक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे देखो दो वर्ड्स के बारे में बात हुई है, डोमेन और एक कोडोमेन। डोमेन क्या हो गया, डोमेन मेरा कोई भी इंटीजर वैल्यू हो गई, यहाँ पे इस एग्जांपल में मैं ले रही हूँ, डोमेन आपका कुछ भी हो सकता है, इंटीजर वैल्यू, रियल नंबर वैल्यू, कोई भी वैल्यू, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, सॉरी मेरे से ढंग से इसमें लिखा नहीं जा रहा, ठीक है, एक मिनट में थोड़ा ढंग से ड्रॉ कर देती हूँ। ये मेरा डोमेन है, ये मेरा कोडोमेन है, ठीक है, ये ना ओवल्स होते हैं, मेरे से लिखा नहीं जा रहा सही से, 0 1 2 3 -1 -2 कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है, -3। अब ये मेरा जो कोडोमेन है ना, इसकी वैल्यू मैंने दे दी a, सपोज करो। अब इसका रिलेशन हम बांध रहे हैं b से, किससे बना रहे हैं, b से। अब मैंने क्या बोला था, fx की वैल्यू मेरी क्या थी, x प्लस 1 थी ना शायद, ये मेरा फंक्शन है x प्लस 1, ठीक है, fx, बहुत गंदा लिखा जा रहा है मुझसे, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 0 दूंगी तो मेरे पास 1 मिलेगा, 1 दूंगी तो मेरे पास 2 मिलेगा, 3 दूंगी तो मेरे पास 4 मिलेगा, -1 दूंगी तो मेरे पास 0 मिलेगा, ठीक है, -2 दूंगी तो मेरे पास -1 मिलेगा, -3 दूंगी तो मेरे पास यहाँ पे -2 मिलेगा। यानी कि हर एक वैल्यू जो तुम्हारे कोडोमेन में होगी वो तुम्हारे डोमेन, वो सॉरी जो तुम्हारे डोमेन में होगी, सॉरी यार मैं बहुत कंफ्यूज हो जा रही हूँ इस बारे में, मैं जो तुम्हारे डोमेन में होगी वो आपके कोडोमेन में भी प्रेजेंट होगी, ठीक है, ये कोडोमेन है। कोई भी वैल्यू जो आपका ए एलिमेंट के अंदर है वो आपके बी एलिमेंट के अंदर उसकी कोई ना कोई वैल्यू आपको मिलेगी ही मिलेगी, इसे हम रिलेशन कहते हैं, ये हमारा फंक्शन डिफाइन होता है, ठीक है। फंक्शन यानी कि अगर ये जो इनपुट वैल्यू में जो दे रही होंगी ना उस हिसाब से मेरे को आउटपुट मिलेगा, ठीक है। यानी कि F3 का मतलब क्या है, ये वैल्यू जो 3 वैल्यू पे, यानी कि 3 नंबर में किसी फंक्शन को दूंगी तो उसका जो आउटपुट निकलेगा वो हमारा फंक्शन की वैल्यू होगी, क्लियर है इतना, ठीक है। अब थोड़ा सा ना बुक की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। आज मैं थोड़ा सा किताब से भी पढ़ाना चाह रही हूँ इस वजह से कि ना ये थोड़े से आपके थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, इतने कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं इससे। For a given for two given sets A and B, a rule F which associate with each element of a unique element of B is called function from A to B. कहा ना A to B. If F is a function from set A to a set B, जो मेरा डोमेन और कोडोमेन वाला मैंने पीछे समझाया वही, ठीक है, वी डोनेट फंक्शन कॉलन A इम्प्लाइज B, यानी कि A आपका B से रिलेटेड है, ठीक है। तो यही चीज है, दो तरह के हमारे पास फंक्शन है, एक फ्लोर फंक्शन है, एक सीलिंग फंक्शन है। फ्लोर फंक्शन हमारा क्या होता है, इस तरीके से हम उसे डिनोट करते हैं, जो कि आपका मैप करता है हर एक रियल नंबर को जो कि उसके इंटीजर से, ठीक है। यानी कि जैसे 3.5 है तो इसका इंटीजर वैल्यू क्या आ गई 3, रियल नंबर आपके कुछ भी हो सकते हैं, फ्रैक्शंस, इंटीजर, कुछ भी मतलब कुछ भी, ठीक है। -3.5 का हमने क्या कर दिया भैया, राउंड ऑफ 4 कर लिया, 8 का हमने 8 ही रहने दिया, इसे हम फ्लोर फंक्शंस कहते हैं। यानी कि आप के अंदर जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी या फिर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स के बराबर की कोई वैल्यू होगी तो हम उसे उठा लेते हैं, ठीक है। सीलिंग फंक्शन क्या होता है, एक एक्स हमारा रियल नंबर है, सीलिंग फंक्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका उल्टा साइन है, एल है, इसमें आधा कटा हुआ टी है सॉरी, ठीक है। मैप करता है आपका रियल नंबर को एक्स को हर एक इंटीजर से जिसकी लीस्ट वैल्यू होगी, यहाँ पे ग्रेटेस्ट ले रहा है, यहाँ पे लीस्ट ले रहा है। ग्रेटेस्ट में यानी कि देखो 3.5 है
इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू इसके बराबर या इससे कम कितनी होगी, 3 होगी ना। -3.5 है, इससे छोटी वैल्यू क्या होगी, -4। माइनस में तो उल्टा चलता है ना, 8 तो 8 ही रहेगा ना, वो पॉइंट में ना वो कुछ है, तो इसलिए डायरेक्ट हमने ऐसे ले लिया। अब यहाँ पे हमने लीस्ट ऑफ ऑल इंटीजर ग्रेटर देन, उस इंटीजर का ग्रेटर वैल्यू लेंगे, यहाँ पे लेस मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंटीजर लेस देन लीस्ट ऑफ द ऑल इंटीजर ग्रेटर देन। ठीक है, यानी कि अगर हम 3.5 ले रहे हैं तो 4, -3.5 ले रहे हैं तो इससे बड़ा क्या होगा, -2। 8 है, 8 के बराबर क्या होगा, 8 ही होगा, ऑब्वियसली बात है। तो हम लोगों ने विदाउट एनी प्रूफ इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये इस तरीके से कहने का एक तरीका, यानी कि x-1 लेस देन होगा आपके ये फ्लोर फंक्शन से। ठीक है, और जो x है वो इसके बराबर हो सकता है या इससे छोटा होगा, ये वाली वैल्यू इससे छोटी होगी, ये वाली वैल्यू इससे छोटी होगी। ठीक है, और ये वाली वैल्यू इससे बड़ी होगी, x से बड़ी होगी, और यहाँ पे x+1 तक जा सकती है। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं लॉग पे। नहीं हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग, आई विल ट्राई टू रिवर्ट बैक टू यू। ठीक है, अब लॉगरिथम्स क्या होते हैं, लॉगरिथम्स आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जो कि हम लोग एक्सपोनेंशियल पावर्स वगैरह को रिजॉल्व करने के लिए ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका ना रिलेशन बताता है उसके बेस में और उसकी एक्सपोनेंट में, जो कि आपके एक्सपोनेंशियल पावर के बीच में क्या वो है, रिलेशन बनता है। ठीक है, तो जो लॉगरिथम है ना उसका बेस हम लोग कंसिडर करते हैं b। ठीक है, ऑफ अ नंबर x इज डोनेटेड एट log b x। ये इस तरीके से नहीं लिखा जाता, इसमें ऑब्वियसली बात है इसी तरह लिखेंगे, log, ये log लिखा है, b, ये b छोटा सा लिखा रहता है, और x, ये हमारा लॉग लिखने का तरीका होता है। ठीक है, ये बेस वैल्यू होती है। जनरली दो तरह के हम लोग बेस वैल्यू कंसिडर करते हैं, एक तो कॉमन लॉगरिथम जिसकी वैल्यू 10 होती है, एक नेचुरल लॉगरिथम जिसकी वैल्यू e होती है। इसकी वैल्यू फिक्स होती है 2.71828। ठीक है, और जिसका लॉग बेस 10 होता है उसका इस तरीके से हम लिखते हैं, लॉग बेस 10, और यहाँ पे जैसे 100 लिखा है ना, मैं एक एग्जांपल और ले रही हूँ, 1000। अब 1000 10 के बेस पे कितने पे आता है, 3 पे आता है ना, तो log 1000 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, जो यहाँ पे बेस होगा ना उसकी पावर हम मान लेते हैं, समझ गए। तो लॉगरिथम्स ना हम लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो हमारी एक्सपोनेंशियल पावर्स होती है ना उसको रिजॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। अब जैसे मैंने लिखा log 10 10 की पावर, सपोज करो मैंने ले लिया 900। अब मैं तो बैठ के इसको रिजॉल्व भी करती रह जाऊंगी अगर मैं नॉर्मल मैथ से करूंगी, तो इसकी वैल्यू ऑब्वियसली बात है बेस से ये कट जाता है, जनरली मान लो कट जाता है, वैसे तो ऐसे कटता नहीं है, ये बराबर हो जाते हैं। ठीक है, आपकी वैल्यू 900 आ जाती है। ठीक है, जो आपका बेस होता है ना वो उसी के कॉम्पोनेंटल पावर देख लेता है, एक्सपोनेंशियल पावर देख लेता है, सॉरी। ठीक है, और नेचुरल एल्गोरिथम्स क्या होता है, बेस ई, जिसमें आपका ना बेस कुछ नहीं दिया होता, लॉग, ये लॉग लिख रही हूँ, ठीक है, ई 10 20 1000 100 जो भी है, और इनकी ना वैल्यू एक लॉग की ना टेबल होती है उसके अंदर फिक्स होती है। ठीक है, अगर आप में से कोई साइंस के बैकग्राउंड से होगा ना तो आपको आइडिया होगा। लॉगरिथम ऑब्वियसली बात है लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज या फिर जो हमारे रेंजेस होती है उनको रिजॉल्व करने में मदद करती है। जो हमारा मल्टीप्लिकेटिव रिलेशन होता है ना उसको एडिटिव रिलेशनशिप में बनाती है। कैसे बनाती है अभी रुक जाओ, मैं बुक से समझाऊंगी, रुको। और इनका ना अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है, जैसे कि मैथ्स हो गई, साइंस हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, कंप्यूटर साइंस हो गई, हर जगह यूज होता है। ठीक है, तभी तो मैंने कहा साइंस के बैकग्राउंड से हो ना आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आता। कोई बात नहीं, ऐसे भी समझ लेते हैं, मैथ्स में भी यूज होता है। ठीक है, मैंने क्या कहा था वो मैंने एक बात बोली थी इसके अंदर, क्या बोली थी कि वो मल्टीप्लिकेटिव रिलेशनशिप को ना एडिटिव रिलेशनशिप में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे समझाती हूँ, बी इंटू सी है, ठीक है, लॉग बेस ए बी सी डी ई एफ जी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसने लॉग बेस ए बी इंटू सी, अब इंटू का मतलब क्या होता है, लॉग की भाषा में प्लस हो जाना, तो लॉग ए बी प्लस लॉग ए सी। अब इनकी वैल्यू आप लॉग की टेबल में से निकालोगे, जो भी आपका बेस दिया होगा, यानी कि ए की वैल्यू जो दी होगी 2 हो सकती है, 10 हो सकती है, 100 हो सकती है, कुछ भी डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ठीक है, तो वो वैल्यूज आप लिखोगे, प्लस कर दोगे, आंसर आ गया। बी की पावर एन,
तो b की पावर n का क्या हो जाता है, जो पावर होती है ना वो मल्टीप्लाई में चली जाती है इधर n, फिर log बेस a b, ठीक है, जो इसकी वैल्यू होगी वो n से मल्टीप्लाई हो गई, तो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, log b a, तो अगर आपको चेंज करना हो तो आप इस तरीके से बेस भी चेंज कर सकते हैं। डिवाइड में माइनस हो जाता है, जैसे ऑब्वियसली बात है मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, ऐसे डिवाइड में माइनस हो जाता है। होपफुली इतना क्लियर होगा, राइट। और अगर मेरे को इसको भी उसमें लाना है ना, डिवीजन में लाना है और इसका वो चेंज करना है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये भी एक तरीके होते हैं, इतने डेप्थ में वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतने डेप्थ में आता नहीं है। ठीक है, ये पावर के बारे में बात हो रही है कि a की पावर log b c। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या करा, c को नीचे ले लिया, log b इंटू a। ठीक है, इस तरीके से इसने कर लिया। अब आ जाते हैं मोड पे। मोड हमारा क्या होता है, मोड हमारा एक फंक्शन होता है जो हमारा रिमाइंडर रिटर्न करता है। आप में से बहुत लोगों ने कोडिंग कर रखी होगी या फिर आपको कोड की नॉलेज होगी, तो हम लोग है ना कोड में मॉड यूज करते हैं, राइट। अब जैसे मैंने लिखा b मॉड c, जिसकी वैल्यू हम लोगों को क्या चाहिए, r। नहीं समझ में आया, थोड़ा सा समझ आती हूँ। जैसे 5 को मेरे को डिवाइड करना है 33 से, सपोज कर लेते हैं, डिवाइड कर रहे हैं हम, है ना। तो 630, क्या बचेगा मेरा रिमाइंडर 3। तो जो रिमाइंडर बचेगा ना मॉड में हम वो वैल्यू यूज करते हैं, यानी कि बी क्या है आपका 33 मॉड 5 इक्वल्स टू 3। भैया 3 बचेगा ना, तो उसका रिमाइंडर हो गया। अब ये ना डिवीजन का एक लॉ होता है या फिर फॉर्मूला कह लो, इक्विटी लॉ कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है, ये आपका हो गया डिविडेंड, जो यहाँ पे अंदर लिखे थे हैं। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन। रुको मैं क्लियर कर दूं थोड़ा सा, बताएं मेरी। देखो, डिविडेंड, डिविडेंड यानी कि मेरा क्या था 33। ठीक है, क्वेश्चन मेरा क्या है 6, मेरा डिवीजर क्या है यानी कि ये वाला नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं 5 प्लस आर क्या है मेरा 3। अब अगर ये बराबर आ जाता है तो मैंने डिवाइड सही करा है। तो 6 5 30, 30 प्लस 3 33, तो भैया मैंने डिवाइड सही करा है, मुझे डिवाइड सही आता है। ठीक है, तो ये ना फॉर्मूला है ये जानने का कि हम लोग ये डिविडेंड रूल यूज करते हैं, मोड यूज करते हैं। मोड हम लोग किसी भी इंटीजर वैल्यू के लिए यूज कर सकते हैं, और जनरली जो ये वाली वैल्यू होती है ना, ये वाली वैल्यू ये पॉजिटिव इंटीजर होती है। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम किसी भी इंटीजर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो b मॉड n इक्वल्स टू r होगा। यहाँ पे मैंने c ले लिया, n ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी या तो 0 होगी, 0 से बड़ी होगी, या फिर n के बराबर होगी यानी कि 5 के बराबर होगी। ऑब्वियसली बात है यार, 5 से बड़ा रिमाइंडर तो बचेगा ही नहीं ना, हम तो फिर उसे डिवाइड कर देंगे पॉइंट में 0 लेके, पता नहीं क्या क्या करके। वैसे ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो ये आपका मॉड हो गया। मॉड भी इजी था, मॉड में ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं बुक से नहीं पढ़ा रही। अब जरा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस पे आ जाते हैं। ये ना थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के बारे में है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी क्लास में ना 100 बच्चे हैं, लो थोड़ा सा ना मैं किताब से समझाती हूँ, रुको। अब आ जाओ। मैं कह रही हूँ आपकी क्लास में ना 100 बच्चे हैं, ये टोटल ना 100 बच्चे हैं। ठीक है, अब मैंने बोला कि क्या प्रोबेबिलिटी है जो मैं एक बच्चा उठाऊंगी उसकी जो मार्क्स की रेंज है वो 60 से लेकर 80% के बीच में हो। यहाँ पे रेंज ऑफ मार्क्स दे रखा है, यहाँ पे उन स्टूडेंट्स के बारे में बता रखा है जिन्होंने इस रेंज के अंदर अंदर स्कोर कर रखा हो। ठीक है, तो 60 से 80% बच्चों कौन कितने हैं, वो 9, और टोटल क्या है 100। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनती है इस इवेंट की। आज मैं आप लोगों को सारी मैथ सिखा दूंगी। 1 मिनट, 100 नीचे आएगा अपॉन में 9, 9 अपॉन में 100, ये आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। ठीक है, जनरली क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से, उस एक मैथमेटिकल वैल्यू से, उसको हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस कह रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन में आ जाते हैं। द इनफॉर्मल आइडिया of expectation may be formalized by giving to each percentage of marks weight in proportion to the number of students scoring the particular। बेसिकली वही कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहा है। जैसे कि एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने थे मेरे 10, सपोज करो। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि 8 अपॉन में 10 टू द स्कोर ऑफ 10%।
यानी कि 8 बच्चे 100 में से जो कि सिर्फ 10% मार्क्स लाएंगे, तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। वो तो एक मैंने इवेंट बताया था, ये एक अलग प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, एक अलग पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो जो मेथड, और हाँ इसी तरीके से ये देखो 30% के बच्चे, 30% स्कोर करने वाले बच्चे कितने हो सकते हैं, 20 से अपॉन में 100, 50% स्कोर करने वाले 57 अपॉन में 100। जिस तरह से आपको दे रखा है क्वेश्चन, आप उस तरीके से बता सकते हो। मेरा कहने का ये है, कोई भी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो आपका क्या कहते हैं, एन नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं। एन नंबर ऑफ वैल्यूज यानी कि V1 V2 V3 V4, V1 V2 V3 V4 V5, कितना भी, ठीक है। और उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है आप उससे इंटू करते हो, P1, ओ सॉरी 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 सॉरी, P1 P2 P3 P4 P5, ठीक है। और जो इसका समीशन होता है ना, वो आपकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन निकल के आती है, वही दे रखा है यहाँ पे। टड़ा। ठीक है, अब हम लोग है ना नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी आपका ना ये सॉरी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन समझा दूं, एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम समझा दूं, और ये मैंने तीनों समझा दिए हैं वैसे। ठीक है, इसकी यूजफुल एल्गोरिथम सॉरी थ्योरम समझा दूंगी। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो तक मैं कोशिश करूंगी ये यूनिट खत्म हो जाए। ठीक है, so that's it for my side now. Bye bye, and please like और सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू, बाय बाय।